दो ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन है जो 2027 में होने वाले सेंसस को हिस्टोरिक बनाता है। लेकिन सच बात तो ये है कि सिस्टम से कास्ट कभी गया ही नहीं था। कोर्ट ने पूछा कि क्या एक अक्यूज अपना इनोसेंस प्रूव करने के लिए अपने डिफेंस के लिए खुद नार्को टेस्ट की मांग रख सकता है क्या? हे एवरीबॉडी, मैं हूँ प्रिया और स्वागत है आपका मंथली लीगल अपडेट्स की इस वीडियो में, जिसमें हम पूरे महीने के इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स, लीगल न्यूज और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को भी समझने वाले। तो बहुत सारी नई चीजें सीखने वाला है इस वीडियो में। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि 16 साल बाद फाइनली इंडिया में सेंसस यानी जनगणना होने वाला है, जो शुरू होने वाला है 1 मार्च 2027 से। लेकिन ये सेंसस होता क्या है? तो सिंपली कहे तो सेंसस देश भर में होने वाला एक ऑफिशियल सर्वे होता है, जिसमें सरकार घर घर जाकर इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट करती है, जैसे आपका नाम, एज, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपका रिलीजन, माइग्रेशन हिस्ट्री। इसके साथ ही आप किस साइज के घर में रहते हो, कच्चे मकान में रहते हो, पक्के मकान में रहते हो, इंटरनेट कनेक्शन, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारा डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो सेंसस ना सिर्फ एक हेड काउंट नहीं होता है, बल्कि देश के डेमोग्राफिक्स को अच्छे से समझने का तरीका होता है, जिसके बेसिस पर आगे जाकर पार्लियामेंट की सीट्स, रिजर्वेशन पॉलिसीज, वेलफेयर स्कीम, ये सब कुछ डिजाइन की जाती है। तो सेंसस ही आगे जाकर देश की प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनता है। अब वैसे तो हर 10 साल में एक बार सेंसस कराना चाहिए, मतलब 2011 के बाद 2021 में नेक्स्ट सेंसस होना चाहिए था, लेकिन पैंडेमिक के कारण इसमें डिले हो गया। लेकिन इसके अलावा भी दो ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन है जो 2027 में होने वाले सेंसस को हिस्टोरिक बनाता है। चलिए जानते हैं। फर्स्ट, ये इंडिया का पहला फुल्ली डिजिटल सेंसस होने वाला है, जहां सेल्फ एन्यूमरेशन ऑप्शन अवेलेबल होगा। मतलब आप चाहो तो गवर्नमेंट पोर्टल पर लॉगिन कर खुद अपनी फैमिली डिटेल्स बता सकते हो। दूसरा, लगभग 100 साल बाद इंडिया में कास्ट सेंसस होने वाला है। तो लास्ट कास्ट सेंसस कब हुआ था? 1931 में, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया कॉन्शियसली कास्ट काउंट अवॉइड करते आ रही, क्योंकि हमें सोशल डिवीजन को अवॉइड करना था। लेकिन सच बात तो ये है कि सिस्टम से कास्ट कभी गया ही नहीं था। एजुकेशन की बात करो, एम्प्लॉयमेंट की बात करो, पॉलिटिक्स की बात करो, सब में कास्ट एक मेजर रोल प्ले करता है। और इसलिए 2027 में फाइनली कास्ट सेंसस होने वाला है। मतलब सेंसस में लोगों की कास्ट पूछी जाएगी, जिसमें SC, ST, OBC, उनके क्लासेस, सबका डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट बात क्यों है, इसे ऐसे समझिए कि अभी तक इंडिया में जो OBC कोटा दिया जा रहा था ना, वो सिर्फ अंदाजे के बेसिस पे दिया जा रहा था। पहली बार डेटा के बेसिस पर कोटा दिया जाएगा, पहली बार डेटा के बेसिस पर पॉलिसी बनाई जाएगी। तो कास्ट सेंसस से जो डेटा आएगा उससे क्या क्या इंपैक्ट होगा? फर्स्ट, न्यू रिजर्वेशन क्लेम्स आ सकते हैं, जैसे जाट, पटेल, मराठास को डेटा सपोर्ट मिल सकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% रिजर्वेशन लिमिट लगाया था उसे रिवाइज किया जा सकता है। थर्ड, SC, ST कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन और क्लियर हो सकता है। और लास्ट, 1992 इंदिरा साहनी केस में ये कहा गया था कि OBC में क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन से एक्सक्लूड करने के लिए डेटा होना जरूरी है, जो इस कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल सेंसस और कास्ट सेंसस, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके बारे में पढ़ते रहिएगा। चलिए अब इतनी ही आसानी से अगला टॉपिक भी समझ लेते हैं। तो जैसे ही सेंसस का प्रोसेस कंप्लीट होगा, वैसे ही डीलिमिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़े दिन पहले तक मुझे भी इस टॉपिक के बारे में ज्यादा नहीं पता था, तो अगर आपको भी किसी टॉपिक के बारे में ना पता हो तो लो फील ना करे, स्ट्रेस ना ले, बल्कि उस टॉपिक को समझने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं, सेलिब्रेट दैट। So celebrate your progress over perfection, and with that spirit चलिए डीलिमिटेशन को आसानी से समझते हैं। तो इसके लिए ना आपको एक जनरल आइडिया पता होना चाहिए कि लोकसभा में किस स्टेट से कितनी सीट्स होंगी। ये कैसे डिसाइड किया जाता है? उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से। ये बस ध्यान रखिए। तो डीलिमिटेशन में क्या होता है? सेंसस के डेटा के हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि किस स्टेट से कितनी सीट्स आएंगी, ताकि हर वोट की इक्वल वैल्यू हो। तो डीलिमिटेशन का मेन एम यही है कि हर वोट की इक्वल वैल्यू। तो सेंसस के हिसाब से अगर ये पता चलता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन बढ़ गई है, वहीं किसी एरिया में पॉपुलेशन कम हो गया है, तो उस हिसाब से लोकसभा और विधानसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, उनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाता है। क्यों? ताकि हर एरिया का जो रिप्रेजेंटेशन हो वो उसकी करंट पॉपुलेशन के हिसाब से हो। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ जा रही है तो उनकी लोकसभा सीट्स बढ़ा दी जाएगी। तो यूपी की पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो लोकसभा में उनकी सीट्स हो जाएगी 80। वहीं अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन कम हो रही है तो लोकसभा में उनकी सीट्स कम कर दी जाएगी। तो केरला की पॉपुलेशन अगर कम हो रही है तो उनकी लोकसभा में सीट्स हो जाएंगी 20। और यही है पूरा डीलिमिटेशन का प्रोसेस। और ये पूरा प्रोसेस कराती है डीलिमिटेशन कमेटी, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जिसका डिसीजन फाइनल होता है। फाइनल होता है मतलब ना पार्लियामेंट उसे चेंज कर सकती है, ना कोर्ट इसे रिव्यू कर सकती है। और इस कमेटी में होते ही एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज,
चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वेरियस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स। अब जब आपको डिलिमिटेशन का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया तो मुझे ये बताइए कि इस प्रोसेस से साउथ के स्टेट्स को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो साउथ के स्टेट्स का कहना ये है कि पॉपुलेशन के बेसिस पे होने वाले डिलिमिटेशन से नॉर्थ के स्टेट्स को लोकसभा में ज्यादा सीट्स मिल सकती है, मतलब साउथ से कंपेयर नॉर्थ को ज्यादा पावर मिल सकती है। अब इस पूरे इश्यू को समझने के लिए हमको 1971 समझना है दो रीजन से। पहला, 1971 में जो सेंसस आता है उसमें ये पता चलता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो डेंजरसली तेज बढ़ रही है और इसी टाइम के अराउंड गवर्नमेंट डिफरेंट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स भी प्रमोट कर रही होती है। तो साउथ के स्टेट्स ने इन दोनों चीजों को देखते हुए रिस्पॉन्सिबली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट किया और अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में लेके आए, जो कि नॉर्थ के स्टेट से नहीं हो पा रहा था। तो अब साउथ के स्टेट्स का कहना यह है कि अगर पॉपुलेशन के बेसिस पर लोकसभा की सीट्स डिसाइड हो रही है तो डेफिनेटली नॉर्थ के स्टेट्स को ज्यादा सीट्स मिलेगी, जिससे कि साउथ और नॉर्थ में एक पॉलिटिकल पावर इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। तो ये था डिलिमिटेशन और इससे होने वाली सदर्न स्टेट्स की प्रॉब्लम। तो 2 मिनट पहले तक आपको जो टॉपिक नहीं पता था वो आपको समझ में आ गया। हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं और पूरी फिनोलॉजी लीगल टीम हर दिन सुबह 10 बजे से लग जाते हैं अलग अलग न्यूज, अपडेट, केसेस पढ़ने में, अलग अलग रेफरेंसेस देखने में, ताकि आपको ये सारी चीजें ना करनी पड़े। तो अगर आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करें और आपके दिमाग में भी 2 मेन टेंशन है। पहला, अगले 5 महीने में पूरा सिलेबस कैसे कवर किया जाए और टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, देन यू हैव टू ट्रस्ट मी, यू हैव टू चेक आउट आवर कोर्स ऑन क्लैट पीजी। और मैं ना आपको सिर्फ 3 रीजंस देती हूँ। इफ इट मैचेस व्हाट यू आर लुकिंग फॉर देन यू कैन चेक आउट आवर कोर्स। फर्स्ट, वी हेल्प यू नॉट फील ओवरवेल्म्ड। तो हम आपको ना कैजुअली 100 पेजेस के जजमेंट पढ़ने नहीं बोलेंगे, बल्कि वी विल गाइड यू ऑन व्हाट मैटर्स एंड हेल्प यू फोकस ऑन जस्ट दैट। सेकंड, वी हेल्प यू प्लान योर डे, वीक एंड मंथ बाय क्यूरेटेड मंथली प्लानर्स एंड स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट ट्रैकर्स। फॉर एग्जांपल, इस महीने हम माइनर सब्जेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, तो एक ही महीने में आप 6 सब्जेक्ट्स अच्छे से कवर कर सकते हैं। थर्ड, और ये फीचर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, कि थ्रू आउट द प्रोसेस आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलती है। तो इस साल के हिसाब से इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट टॉपिक्स कौन से, एग्जाम फॉर्म कैसे भरना चाहिए से लेकर स्पेशलाइजेशन कैसे चूज की जाए, यू गेट टू आस्क, डिस्कस एनीथिंग एंड एवरीथिंग अराउंड क्लैट। और भी कई सारे टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे द मोस्ट लव्ड फीचर इज द क्विक फॉर्मेट रिवीजन वीडियोस। तो अगर आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स की सारी जानकारी आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टू चेक आउट आवर कोर्स। अब हम आ गए इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जहां पर हम इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला केस है महनूर फातिमा का, जो प्रॉपर्टी केस से रिलेट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया नहीं कहा, बल्कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फैक्ट को फिर से दोहराया। तो इस केस में क्या होता है, बहुत सिंपली समझेंगे आप, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि ए के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे वो 1982 में बी को बेच देते हैं, जिसके लिए वो एक सेल अग्रीमेंट भी कर लेते हैं। अब क्या इस सेल अग्रीमेंट को वो रजिस्टर कराते हैं? नहीं। इस पॉइंट पे हमारा लॉ क्या कहता है? तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का सेक्शन 17 और 49 ये कहता है कि किसी भी प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर कंप्लीट होने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आगे कोर्ट में एविडेंस यूज नहीं हो सकते, जिससे कि आगे आपको ओनरशिप एस्टैब्लिश नहीं होगा। तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। क्या यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ था? नहीं। मतलब बी के पास जो टाइटल आया क्या वो वैलिड है? नहीं। तो आगे क्या होता है कि बी, जिसके पास खुद वैलिड लीगल टाइटल नहीं होता है, वो उसी प्रॉपर्टी को आगे एक बिल्डर को बेच देता है और इस सेल एग्रीमेंट को रजिस्टर करा लेते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन रजिस्टर्ड होती है। आगे बिल्डर भी इसे महनूर फातिमा को बेच देता है और इस सेल एग्रीमेंट को भी वो रजिस्टर करा लेते हैं। तो आगे के जो ट्रांजैक्शंस हुए वो तो रजिस्टर हुए, पर जो रूट एग्रीमेंट था वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ था। तो अगर रूट खराब है तो फ्रूट कैसे अच्छा हो सकता है? और यही कहा सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कि क्योंकि 1982 का जो मेन एग्रीमेंट है वो इनवैलिड था, तो आगे होने वाले ट्रांजैक्शंस भी इनवैलिड है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी प्रॉपर्टी का ओनरशिप एस्टैब्लिश करने के लिए एक लॉफुल और वैलिड टाइटल का होना जरूरी है। सिर्फ रजिस्ट्रेशन होने से ओनरशिप एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती, एक वैलिड टाइटल का होना जरूरी है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस अमलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जिसमें नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट की वैलिडिटी पे बात की गई है। तो इस केस में क्या होता है, एक अक्यूज होता है जिसपे मर्डर की और डाउरी हरासमेंट चार्जेस लगे होते हैं। जब वो बेल के लिए पटना हाईकोर्ट अप्लाई करता है तो पुलिस ये कहती है कि हमें इस केस में ना और सबूत इकट्ठा करना है और एविडेंस चाहिए, जिसके लिए हम अक्यूज पर नार्को एनालिसिस टेस्ट कंडक्ट करवाना चाहते हैं और हाईकोर्ट इसके लिए अलाउ भी कर देता है। अब यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं। पहला, नार्को एनालिसिस टेस्ट क्या होता है, और दूसरा, क्या ये इंडिया में वैलिड है, एक्सेप्टेबल है? तो नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटोथल नाम का ड्रग इंड्यूस किया जाता है,
जिसके बाद इंसान अपने सबकॉन्शियस थॉट्स भी बोलने लगता है। तो ये एक तरीके का ट्रूथ सीरम होता है। दूसरा, क्या ये इंडिया में वैलिड है? तो इस टॉपिक पर जो लीडिंग केस है, जो लैंडमार्क केस है, वो है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, जो 2010 का जजमेंट है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें एकदम क्लियरली स्टैब्लिश की। पहला, अक्यूज्ड के साथ जबरदस्ती नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना उसके राइट टू पर्सनल लिबर्टी और राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आर्टिकल 21 और 20 क्लॉज 3 का खंडन होगा, वायलेशन होगा। दूसरा, बिना कंसेंट के नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना मेंटल प्राइवेसी का भी वायलेशन होगा। लेकिन इसी केस में एक एक्सेप्शन भी दिया गया है कि अगर अक्यूज अपनी मर्जी से कोई इंसान वॉलंटरीली नार्को टेस्ट देना चाहता है तो इन स्ट्रिक्ट कंडीशंस में इसे अलाउ किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रेजेंट केस में। तो अमलेश कुमार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहला तो ये कहा कि बेल के मैटर में टेस्ट अलाउ करना गलत है। दूसरा, कोर्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाया एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस केस वेरी इंपॉर्टेंट। कोर्ट ने पूछा कि क्या एक अक्यूज अपना इनोसेंस प्रूव करने के लिए, अपने डिफेंस के लिए खुद नार्को टेस्ट की मांग रख सकता है क्या? कोर्ट ने कहा हाँ, कि अगर अक्यूज ट्रायल के टाइम पे एविडेंस प्रेजेंट कर रहा है तब वो नार्को टेस्ट की रिक्वेस्ट कर सकता है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो रिक्वेस्ट है ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, मतलब कोर्ट चाहे तो इसे डिनाई भी कर सकती है। तो ये केस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें कहा गया कि अगर कोर्ट अलाउ करे तो अक्यूज अपनी मर्जी से नार्को टेस्ट करवा सकता है। अब देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि चाहे लॉ स्कूल हो या कोई एग्जाम हो, जजमेंट्स और लीगल अपडेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और बिल्कुल इसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट कोर्स को डिजाइन किया, जिसमें आपको सीधा सीधा दो बड़े बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला है जजमेंट्स। तो इस साल होने वाले सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को प्लस 2018 से लेकर 2025 तक के जितने भी लैंडमार्क डिसीजंस है उनको भी डिटेल वीडियो एनालिसिस के थ्रू, क्विक समरी चाहिए तो केस समरीज के थ्रू, अगर अपने आपको टेस्ट करना है तो हर केस के लिए स्पेसिफिक असेसमेंट्स भी मिल जाएंगे। प्लस हर महीने होने वाले लीगल अपडेट्स को भी क्विक रिविजन फॉर्मेट में कवर किया गया है। तो वो सारी चीजें जो आपके लीगली अपडेटेड रहने के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें प्लस और भी बहुत कुछ, सब कुछ कवर किया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट के इस कोर्स में। इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डू चेक इट आउट। अब हम अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और रजनीकांत का एग्जांपल लेते हुए एक नए तरीके के राइट के बारे में जानने वाले हैं, जो आपका नेक्स्ट रिसर्च या प्रोजेक्ट टॉपिक भी बन सकता है। तो दोस्तों, इनका ये जो यूनिक स्टाइल है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है, यही इनका एसेट है, जिसे हम लीगली पर्सनालिटी राइट या पब्लिसिटी राइट के नाम से जानते हैं, जो ये कहता है कि इनकी आवाज का, यूनिक स्टाइल का, इनके लुक, अपीयरेंस, इमेजेस का अनऑथराइज्ड एक्सेस या कमर्शियल मिसयूज नहीं किया जा सकता। अब ये तो हो गया एक साइड। दूसरे साइड पे एक सर्वे है जो ये कहता है कि 38% इंडियंस के साथ डीप फेक स्कैम हो चुका है, जहां एआई का यूज करते हुए ऐसे इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस जनरेट की जाते हैं जो बिल्कुल असली लगते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ सदगुरु के साथ, जहां एआई टूल्स का यूज करते हुए, उनकी आवाज का यूज करते हुए, वीडियो लुक्स का यूज करते हुए मिसलीडिंग मैसेजेस बनाए गए कमर्शियल पर्पस के लिए, जिसके अगेंस्ट सदगुरु पहुंच जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट अपने पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब वैसे तो इंडिया में पर्सनालिटी राइट्स को लेकर जो लॉज है वो ज्यादा क्लियर है नहीं। जो भी प्रोटेक्शन मिलती है वो मिलती है मेनली आर्टिकल 21 के अंदर, राइट टू प्राइवेसी और पर्सनल लिबर्टी के अंदर, और टॉर्ट लॉ के पासिंग ऑफ और डेफेमेशन कंसेप्ट के अंदर। तो ये केस लॉ इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहला तो इसमें हाई कोर्ट ने सदगुरु का जो वोकल स्टाइल है, जो इनका इमेज है, अपीयरेंस है, उसे उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी माना, और ये कहते हुए वो सारे यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट्स को सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया जो एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हुए मिसलीडिंग मैसेजेस प्रोड्यूस कर रहे थे और सदगुरु के पर्सनालिटी राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहे थे। तो ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्शन ग्रांट की गई। अब आप ना एक एक्टिविटी कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ एक मॉक डिबेट कर सकते हो, ये कहते हुए कि ये जो सारे फेमस पर्सनालिटीज होते हैं, एक्टर्स होते हैं, अगर इनका यूनिक स्टाइल लेते हुए, उनके डायलॉग डिलीवरी स्टाइल लेते हुए अगर कोई कॉमेडी करता है, कोई मिमिक्री करता है, तो क्या वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर कवर्ड होगा या ये उनका पर्सनालिटी राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होगा? करके देखना, बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। नेक्स्ट अप इज ईरान इजराइल वॉर, जिसमें इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया और ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स और मिलिट्री साइट्स पे डायरेक्ट अटैक कर दिया। इजराइल क्या चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स ना बना पाए। अब ईरान और इजराइल के बीच में क्यों वॉर हो रही है, इसकी क्या हिस्ट्री, से क्विकली वर्ल्ड मैप के थ्रू समझते हैं। अब ये समझने के लिए पहले हम वर्ल्ड मैप देख लेते हैं। तो ये है अपना इंडिया, और इधर मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो है ईरान, इजराइल और पैलेस्टीन। अब ईरान और इजराइल की 40 साल से ज्यादा पुरानी दुश्मनी है। दरअसल 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ईरान इजराइल को एक इनलेजिटिमेट कंट्री मानता है, ये कहते हुए कि इजराइल जो है वो पैलेस्टीनियन के लैंड पर बना है, जिस कारण पैलेस्टीनियंस पर जुल्म हो रहा है, और ईरान अपने आप को पैलेस्टीनियंस का प्रोटेक्टर मानता है।
इस वजह से ईरान हर उस ग्रुप को सपोर्ट करता है जो इजराइल की अगेंस्ट लड़ रहा है, जैसे गाजा से हमास, लेबनान से हिजबुल्ला, सीरिया के मिलिशिया और यमन से हाउथीज, जिन्होंने इजराइल को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ईरान इन प्रॉक्सीज को पैसे, वेपन और ट्रेनिंग देता है इनडायरेक्टली वॉर लड़ने के लिए, ताकि खुद डायरेक्टली बैटलफील्ड पे ना उतरना पड़े। और इसीलिए इजराइल इन प्रॉक्सीज को खत्म करना चाहता है ताकि ईरान का मिडिल ईस्ट में कंट्रोल खत्म हो जाए। इसके बाद अहमदाबाद से लंदन उड़ने वाली एयर इंडिया फ्लाइट का अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के पास प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें 250 लोगों की मौत हो जाती है। इस इंसिडेंट ने हम सबको डीपली अफेक्ट किया। प्लेन क्रैश क्यों हुआ था इसकी जांच चली रही है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स को कौन से लॉज गवर्न करते हैं ये समझते हैं। तो एयर क्रैश जैसे इंसिडेंट जो होते हैं इसमें दो मेन लॉज है। एक है इंटरनेशनल लॉ, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का, जो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल के रूल्स को यूनिफॉर्म बनाने के लिए बनाई गई है, जिसका इंडिया 2009 से पार्टी है। ये जो लॉ है ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर एप्लीकेबल है और इसी कन्वेंशन के रूल्स पर बना है इंडिया का लॉ, कैरेज बाय एयर एक्ट। गवर्नमेंट कहती है कि कन्वेंशन के रूल्स डोमेस्टिक फ्लाइट पर भी एप्लीकेबल होंगे। ये जो दोनों ही लॉज है ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का लॉ फॉलो करते हैं, जो ये सिंपली कहते हैं कि अगर फ्लाइट के दौरान चाहे किसी की भी गलती हो, लेकिन अगर किसी पैसेंजर को इंजरी होती है या उनकी डेथ होती है तो विक्टिम को या उनकी फैमिलीज को 1.85 करोड़ का मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के हिसाब से और कैरेज बाय एयर एक्ट के हिसाब से 1.32 करोड़ का कंपेंसेशन दिया जाएगा। तो टाटा ग्रुप ने या एयर इंडिया ने जो विक्टिम की फैमिलीज को 1.25 करोड़ का कंपेंसेशन दिया है, उन्हें भी यही वैल्यू मैच करनी होगी। तो यहाँ पर दो लॉज लगते हैं, एक है मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का और दूसरा है इंडिया का लॉ, कैरेज बाय एयर एक्ट। तो ये था इस महीने का लीगल अपडेट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक पर आपको कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, क्वेरी हो, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल राइट बैक टू यू। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।